डोनाल्ड ट्रंप यूएस के राष्ट्रपति बन चुके हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म बनता है डॉजे या डॉग, जो भी आप कहना चाहते हैं। सो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो है, इसको लीड करने जा रहे हैं दो लोग, एलन मस्क एंड विवेक रामास्वामी। इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। ये एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म है जिसमें 30 लाख नौकरियां यूएस में जा सकती हैं। $2 ट्रिलियन तक का खर्चा जो है वहां पर कम किया जाएगा। आप मान के चलिए इसको एक एग्जांपल से कि इंडिया की इकोनॉमी लगभग $3.8 ट्रिलियन है, तो इंडियन इकोनॉमी का लगभग 50% जो है खर्चा कम कर लिया जाएगा, ऐसा एलन मस्क का कहना है, या कह लीजिए वहां पे जो नई सरकार बनने जा रही है उनका यह मानना है। तो क्या है ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत में क्यों ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स जरूरी हैं और क्या इसके पीछे तर्क हैं, वो हम समझेंगे। इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी चीजें आपको इसमें जानने का मौका मिलेगा। शुरुआत करते हैं सेशन की। देखिए, सबसे पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी लाया गया है, इसको हेड कौन कर रहे हैं? विवेक रामास्वामी और एलन मस्क करने जाएंगे। और इसका मकसद क्या है? ब्यूरोक्रेसी को कम करना, डिसमेंटल द ब्यूरोक्रेसी और रेगुलेशंस को, रूल्स रेगुलेशंस को, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का एक इनहेरेंट फीचर है कि इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए जाएं कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं सबका काम जस्टिफाई होता रहे, और कहीं ना कहीं जो उसकी वजह से डिले होता है प्रोजेक्ट्स में, ये सिर्फ लाल फीताशाही भारत में ही नहीं है, ये इसका जो इंपैक्ट है या यूएस भी या डेवलप्ड कंट्रीज भी झेल रही हैं। इसके अलावा रीस्ट्रक्चर द एजेंसीज, फेडरल एजेंसीज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी, दैट वाज द मेन मिशन ऑफ डॉज मिशन। और यहां पर जो डेट रखी गई है वो जुलाई 4, 2026 रखी गई है। ये इसलिए रखी गई है क्योंकि इस दिन जो है, मतलब लगभग 1.5 साल का इनको समय दिया गया है इसके लिए, क्योंकि ये जो है 250th जो है डे होगा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन यूएस। और इसको मैनहट्टन प्रोजेक्ट की तरह जोड़ा जा रहा है। 1940s में शुरू हुआ था। किसके लिए ये शुरू हुआ था? आपका एटॉमिक बॉम्ब को बनाने के लिए, ठीक है, वहां पर एटॉमिक बॉम्ब को बनाने के लिए। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक मूलभूत परिवर्तन हम जो है करने जा रहे हैं, ठीक है। काफी ज्यादा इसके बारे में बातचीत हो रही है। ऑब्वियसली अब कितनी जॉब्स कट होंगी, जैसे मैंने आपको कहा कि $2 ट्रिलियन का जो है वहां की सरकार का बेनिफिट होगा, या कह लीजिए बजट में कटौती होगी। ऑब्वियसली इसका बहुत बढ़ चढ़कर विरोध भी हो रहा है, और इसमें लगभग 30 लाख एम्प्लॉइज की नौकरियां जा सकती हैं। ये जो कह लीजिए डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, ये एडवाइस और गाइडेंस देगा, ये सरकार के बाहर रह के काम करेगा, रेकमेंडेशंस देगा। तो ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेटिव और ब्यूरोक्रेटिक रेजिलियंस भी फेस करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली जो ऑलरेडी जॉब्स में है वो यहां पर बहुत बड़े स्तर पर जो है इसके अगेंस्ट में बात करने वाले हैं। सो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। सो एलन मस्क जो है स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरोलिंक, और जो विवेक रामास्वामी है वो बायोफार्मा कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को हेड करते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि इनको सीधा सीधा उसका बेनिफिट होगा। चलिए, तो यहां पर हमने सबसे पहले तो ये समझ लिया कि ये है आपका यूएस का सिस्टम। सो डॉग्स इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी को लिबरेट करेगा, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी आएगी। अब आता है सवाल कि इसका इंपैक्ट भारत पे भी हो सकता है। क्या भारत भी इस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ला सकता है? क्या ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी भारत में भी होनी चाहिए? क्या जर्नलिस्ट की जगह अब हमें स्पेशलिस्ट की तरफ बढ़ना चाहिए? सबसे पहले हमें यह समझना है कि भारत में जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जिसमें काफी ज्यादा पावर दी जाती है सिविल सर्वेंट्स को, आईएएस आईपीएस लॉबी को, तो ये क्यों है? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे चलना पड़ेगा। 200 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को समझना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के 4 फेजेस कहे जाते हैं। हम आज के जमाने में 2024 में जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तो हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में जी रहे हैं, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 जो है हम अपनी आंखों से उसको देख रहे हैं। तो 1, 2, 3 में क्या था इसको समझते हैं, और इसका ब्यूरोक्रेसी से क्या लेना देना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फेज 1 था वो मेनली कहां पर आता है? यूरोप में शुरू होता है, जिसमें स्टीम इंजन, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ आता है।
और ये जो नई टेक्नोलॉजीज आई और उसके बाद जो फेज 2 है उसमें इलेक्ट्रिसिटी मास प्रोडक्शन, स्टील और केमिकल्स में एडवांसमेंट्स होती हैं और ऑटोमोबाइल्स का राइज होता है। अब ये जो दो इंडस्ट्रियल फेज थे, इनकी सारी रेवोल्यूशंस या कह लीजिए जो इनोवेशन है वो यूरोप में होती है या नॉर्थ अमेरिका में होती है। कई साल उसको वहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है, फिर उसके बाद जो है वो भारत में लाया जाता है। अब भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका बहुत सिंपल सा फंडा था कि उनको कोई इनोवेशन यहां पर नहीं करनी थी। ऑलरेडी लिटरेसी रेट बहुत कम था। जो कह लीजिए भारत में कुछ पढ़ा लिखा तबका था भी, जो साइंटिस्ट लेवल का तबका था, वो विदेशों में जाकर पढ़ता था, वहां पर जाकर उन्होंने अपनी रिसर्च करी है। तो यहां पर रिसर्च का उनके लिए कोई यहां पर रोल नहीं था या इनोवेशन का कोई रोल नहीं था। सीधा सीधा फंडा यह था कि यहां पर जो है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होगा, वो जो टेक्नोलॉजी है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है, उसको इंप्लीमेंट करना है और भारत में चीजों को कंट्रोल करके रखना है। अब देश की आजादी होती है, देश की आजादी के बाद भी उसी सिस्टम को आगे कंटिन्यूड किया गया, क्योंकि उसके बाद भी हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम था और इस तरीके की इनोवेशन पे, इस तरीके के रिसर्च पे कोई बहुत ज्यादा फोकस नहीं था। पर जो थर्ड फेज ऑफ रेवोल्यूशन आया, वो उसमें जो है मेनली आप देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स। दो कंप्यूटर्स जो है देखेंगे तो वेस्टर्न नेशंस में आ चुके थे, पर आईटी रेवोल्यूशन को भारत ने अपनाया। खासकर अब कहें तो अर्बन जो मिडिल क्लास थी उसने अपनाया। दो इसका भी बहुत विरोध हुआ 1980s में, यहां तक कह लीजिए प्रोटेस्ट हुए कि एक कंप्यूटर 10 लोगों की नौकरियां खा जाएगा। बट स्टिल इंडिया में कुछ जो आईटी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इस चीज के पोटेंशियल को समझा और उसके बाद उस आईटी रेवोल्यूशन को आज हम जब 35 साल बाद देखते हैं तो ये देखते हैं कि उसी आईटी रेवोल्यूशन के दम पर हम कहते हैं कि हम इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। सर्विसेज सेक्टर उस पूरी इकोनॉमी में जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रखता है और उस सर्विसेज सेक्टर में भी आईटी सर्विसेज का सबसे बड़ा रोल है। तो ये है कह लीजिए कहीं ना कहीं एक रोल, एक पर्टिकुलर सेक्टर जिसको हमने कहीं ना कहीं लीड किया। ठीक है, इसमें हमने अपनी तरफ से शुरुआत करी। अब अगर हम फोर्थ फेज की बात करें, जिसको ऑलरेडी हम देख रहे हैं पिछले 2 से 3 सालों में, वो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी और रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये है आपका फोर्थ फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर इंडिया 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनने का सपना देखता है और कहीं ना कहीं एज एन इंडियन हम सबके अंदर वो एक सपना है और एक हम भी उस भारत को देखना चाहते हैं, तो ये चीजों पर भारत को इनोवेशन लानी होगी और वो इनोवेशन स्पेशलिस्ट लाएंगे, जर्नलिस्ट नहीं ला सकते, क्योंकि दे डोंट हैव द रिक्विजिट नॉलेज एंड एक्सपर्टीज टू ब्रिंग द दीज टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसमें इनोवेशन लाने के लिए। अब मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें आगे लेके चलता हूं कि 75 साल में 7 ऐसी रेवोल्यूशंस जो भारत में हुई हैं, जिसकी वजह से भारत जो है टॉप के कुछ चुनिंदा देशों में आता है, टॉप 5 नेशंस में कह लीजिए आता है। और इस रेवोल्यूशंस की वजह से ही आज हम ये कहते हैं कि हम भारत के जो है अब भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इस 7 रेवोल्यूशंस ने इंडिया को डिफेंस सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, आईटी सिक्योरिटी प्रदान करी। तो ये 7 पर्सनालिटीज जो हैं, ये 7 के 7 ब्यूरोक्रेट्स नहीं थे, ये स्पेशलिस्ट थे, ये अपनी अपनी फील्ड के महारत थे और इन्होंने अपने देश को जो है उस पर्टिकुलर फील्ड में टॉप नेशंस में लेकर गए। चलिए 7 के 7 लोगों को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर होमी जे बाबा। न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो यहां पर इंडिया को न्यूक्लियर कह लीजिए पॉलिसी में, न्यूक्लियर एनर्जी में सफिशिएंट बनाया। तो ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी और डिफेंस सिक्योरिटी दोनों के लिए बहुत कह लीजिए मील का पत्थर साबित हुआ। सेकंड नाम आता है डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, उस इसरो का जिसको देखकर आज हम बहुत खुश होते हैं, चंद्रयान 3 की लैंडिंग सबसे ज्यादा देखी गई कह लीजिए एक लाइव इवेंट था भारत में और जिसको देखकर हम सब ने बहुत गौरवान्वित महसूस किया। वो उसकी शुरुआत जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई ने शुरू करी और उस इसरो को जो है एक स्पेशलिस्ट, एक स्पेस साइंटिस्ट ही हेड करते हैं। देखिए, इसमें मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं हमारे पड़ोसी देश की, पाकिस्तान की। वहां पर जैसे हमारे यहां पर इसरो है, वहां पर सुपार्को है और वो सुपार्को जो है वहां पर इसरो से पहले बन चुका था। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि वहां पर सुपार्को को वहां के सिविल सर्वेंट्स ने और मिलिट्री जनरल्स ने हेड किया।
अगर हमारे भी यहां पर ऐसा हुआ होता तो हम भी वहां के लोगों की तरह ये बोल रहे होते, या वहां के जो मंत्री हैं उनकी तरह ये बोल रहे होते कि चांद पे जाने की क्या जरूरत है, यहीं से तो दिख रहा है, यहीं से देख लो, वहां पे जाके क्या करोगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एक स्पेशलिस्ट का। नेक्स्ट जो नाम है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, आर बिलव्ड एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नीड्स नो इंट्रोडक्शन। सो मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो इनका काम रहा डीआरडीओ में, इसरो में, उसको आज भी सराहा जाता है। और इसमें, इस मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया को जो है एक डिफेंस सिक्योरिटी और एक बहुत बड़ा मुकाम इंडिया को दिया। नेक्स्ट आता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, भारत रत्न। अब इनके बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 1950s में ड्यू टू सोशल प्रेशर ही अपीयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज और got selected for IPS also, but he rejected that offer, rather opted for PhD in agriculture। आज के समय पर भी अगर कोई ऐसा कर लेगा तो इतना उसका सोशल बाइकआउट हो जाएगा कि तुमने आईपीएस छोड़ दिया, मतलब पीएचडी करने के लिए एग्रीकल्चर में। तो ये उस समय पर उन्होंने ये डिसीजन लिया। अगर उन्होंने ये डिसीजन उस समय पर नहीं लिया होता तो शायद भारत की जो न्यू फूड सिक्योरिटी की जो हम बात करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो उसका शायद ट्रेजेक्टरी कुछ और होती। ठीक है, तो ये थैंक्स टू हिज बोल्ड डिसीजन एट दैट टाइम कि इन्होंने जो है भारत को एक फूड सिक्योरिटी इंश्योर करी, ग्रीन रेवोल्यूशन आई, हरित क्रांति आई। नेक्स्ट आता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, अगेन अ स्पेशलिस्ट। ऑपरेशन फ्लड, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं था कह लीजिए मिल्क प्रोडक्शन में। ऑपरेशन फ्लड के बाद इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना मिल्क का, और इसके बाद जाकर जो है इंडिया को फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर हुई। ठीक है जी। नेक्स्ट नाम जो है ई श्रीधरन, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, कोंकण रेलवेज, दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा लैंडमार्क था। कई बार कहा जाता था कि हमारे देश का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, खासकर मेट्रोज में, वो कोलैप्स कर चुका है। अगर आप पुरानी दिल्ली में जाएंगे तो वहां पर मेट्रो को बनाना अपने आप में ये एक इम्पॉसिबल काम था, पर इसको करके दिखाया ई श्रीधरन ने। और उसके बाद जो है हमने मेट्रोस को ऑल ओवर इंडिया देखा, बड़े बड़े शहरों में। अब हम मेट्रो प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट नाम आता है अगेन, ठीक है जी, स्पेशलिस्ट इन हिज फील्ड। नेक्स्ट आता है नंदन नीलकानी, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया डिजिटल लैंडस्केप। अब यहां पर जब मैं नंदन नीलकानी जी की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं करूंगा, नारायण मूर्ति और जितने भी आईटी एक्सपर्ट्स हैं, इनका जो रोल रहा आधार यूनिक आईडी, जो आज के हमें सबके पास आधार कार्ड है, ये जो है इन्होंने उसको हेड किया। और उसके बाद जो है हमने जैम ट्रिनिटी को देखा, जनधन योजना, आधार, मोबाइल, और उसके बाद यूपीआई सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसका आज हम दम भरते हैं कि जी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी हमने बना ली है कि उसको डेवलप्ड कंट्रीज जैसा कि जापान, सिंगापुर भी अडॉप्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज इसको स्टडी कर रहे हैं कि इंडिया ने ये क्या सिस्टम बनाया है, पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये है आईटी रेवोल्यूशन को लीड करने वाले। इसमें और भी बहुत सारे नाम जुड़ जाएंगे। अगेन नॉट अ ब्यूरोक्रेट, स्पेशलिस्ट। देखिए, अब इस पूरी की पूरी डिस्कशन में, डिबेट में, मैं एक पॉइंट जो कहना चाहता हूं, कई बार ये कहा जाता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो जर्नलिस्ट हैं वो वाइडर व्यू रखते हैं चीजों के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशली थोड़ा नैरो व्यू रखते हैं। क्या ये जो 7 पर्सनालिटीज मैंने आपसे शेयर करी, जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल करी और भारत को एक नेक्स्ट मुकाम तक लेके गए, क्या इनका विजन बहुत नैरो था? क्या वाइडर सोच नहीं रख रहे थे? और क्या हमें इन फील्ड्स में स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं थी अगर हमें टॉप लेवल ऑफ नेशन बनना था? अब देखिए, और कौन कौन सी फील्ड है, अपकमिंग फील्ड्स हैं जिनमें कि हमें स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मेडिसिन, ठीक है जी, मेडिसिन में अगर हम बात करें तो कोविड-19 के बाद इस सिस्टम को हमने एक्सपोज होते हुए देखा। हम पीपी किट्स, बेसिक चीजें नहीं बना रहे थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कमी थी, बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी थी। और आयरनी देखिए, एक तरफ हम कहते हैं कि देश में बेरोजगारी है, दूसरी तरफ मेडिकल इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए हमारे पास ट्रेन्ड पर्सनल नहीं थे। तो ये बहुत जरूरी है कि स्पेशलिस्ट फोकस किया जाए। मेडिकल रिसर्च, दो हम इसमें फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन चुके हैं, वैक्सीन भी हम बना रहे हैं, पर उसकी जो रिसर्च है वो भारत में नहीं हो रही है। ठीक है, बड़े स्तर पर नहीं हो रही है, थोड़ा मोटा हो रहा है। इंजीनियरिंग एंड स्पेस रिसर्च, इसमें भी अच्छा कर रहा है भारत,
बट द आइडिया इज दैट जहां पर 7 पर्सनैलिटीज मिलकर अपने अपनी फील्ड में ये कर सकती हैं, तो 700 क्या करेंगी, 7,000 क्या करेंगी, 7 लाख क्या करेंगी, ठीक है, वो किस लेवल पर रेवोल्यूशन ला सकती हैं। ठीक है जी। अब अच्छा, एक और लॉजिक दिया जाता है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा भी कि जी अच्छा, जो डॉक्टर है, एमबीबीएस है, एमडी है, वो जो आईएएस बन गया, वो हेल्थ सेक्रेटरी बनेगा। अब मेरे को एक सिंपल सा लॉजिक ये बताइए कि जो हेल्थ सेक्रेटरी बनेगा वो 35 साल बाद जाकर बनेगा। अच्छा, पिछले 75 सालों में कितने सारे डॉक्टर्स जो हैं, जो एमबीबीएस हैं, वो आईएएस बने हैं, और कितने जो है उनमें जाकर इवेंचुअली हेल्थ सेक्रेटरी बने। ठीक है जी। और इसके लिए, क्योंकि वो 35 साल बाद हेल्थ सेक्रेटरी बन सकेगा, हेल्थ पॉलिसी बनाएगा, क्या 35 साल के बाद जो टेक्नोलॉजी होगी वो उसको समझ पाएगा, क्या उसमें जो अपडेशंस हैं उसको लेकर वो अपडेट हैं, क्या जो एम्स के डायरेक्टर हैं, जो उस सुपर स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने 35 साल अपनी फील्ड में लगाए हैं, क्या वो बेटर हेल्थ पॉलिसी नहीं बना सकते, क्या वो बेटर हेल्थ सेक्रेटरी नहीं हो सकते। तो ये जो है पॉइंट हमें यहां पर डिस्कस करना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद जो है ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट, सिलिकॉन वैली। ठीक है, सिलिकॉन वैली की जब हम बात करते हैं तो यूएस की इकोनॉमी में सिलिकॉन वैली का क्या रोल रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। अमेजन, एप्पल, फेसबुक या जिसको मेटा कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये 5 कह लीजिए बड़ी टेक कंपनीज की टोटल वैल्यूएशन लगभग लगभग $10 ट्रिलियन से ज्यादा है। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी इज $3.8 ट्रिलियन। तो आपको यह समझना है कि सिलिकॉन वैली का यूएस, और हमारे भी यहां पर एक सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली ऑफ ईस्ट बेंगलुरु। ठीक है, और उसकी जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया की पर कैपिटा इनकम से 3 गुना ज्यादा है। सो इफ वी हैव 1 बेंगलुरु, व्हाई कांट वी हैव 50 बेंगलुरु, व्हाई कांट वी हैव 100 बेंगलुरुस। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में सब कह रहे हैं कि जी हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी होना चाहिए, सोलर एनर्जी होना चाहिए, पर सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी को कौन बढ़ाएगा, वो एक स्पेशलिस्ट बढ़ाएगा। उसको किस लेवल पर जाकर जो है इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो यहां पर आपका रिन्यूएबल एनर्जी का रोल आता है। और इसमें डेनमार्क जैसे छोटे छोटे देशों ने टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा अपग्रेड किया है, और हम जो है उस लेवल पर जाकर काम नहीं कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, बट द अगेन थिंग इज the kind of talent we have in our country, so we are not exploiting that talent. नेक्स्ट आता है आपका हायर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। आप ये सोच के चलिए कि इजराइल जैसा छोटा सा देश जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ भी नहीं है, वो देश जिसमें 40% लगभग डेजर्ट है, वो हमें एग्रीकल्चर के बारे में बता रहा है, एग्रीकल्चर के रिसर्च, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी देता है। हमारा देश जिसमें नदियां हैं, पानी है, वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर के लिए लैंड माना जाता है। 1750 तक हमारी इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी का अराउंड 24% थी, जिसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल था। वहां पर जो है हमारी प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड के एवरेज से भी कम है, डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग जो एक सूटेबल एग्रीकल्चर के लिए चाहिए। तो यहां पर हमें सोचने की जरूरत है। हेल्थ केयर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, कि कितनी हम रिसर्च कर रहे हैं और कितने जो है हेल्थ सेक्रेटरी या कह लीजिए हेल्थ प्रोफेशनल्स या रिसर्च हम इसमें कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिफेंस सेक्टर। आप अगेन इसमें इजराइल का एग्जांपल लूंगा, फ्रांस का एग्जांपल लूंगा। छोटे छोटे देश बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज ये हमें दे रहे हैं कि जो फाइटर जेट्स हैं, दो हमने पिछले कुछ सालों में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत काम किया है, डिफेंस स्टार्टअप्स आए हैं, बट अगेन द काइंड ऑफ लाइक जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, वो कितने वैल्यू टर्म्स में कितने जो है भारत में बन रहे हैं। सो दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। और जो डिफेंस, अगेन डिफेंस सेक्रेटरी, दो वी हैव नाउ, वी हैव चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो डिफेंस सेक्रेटरी जो कि बहुत सारे देशों में, डेवलप्ड देशों में डिफेंस सेक्रेटरी, दो जब हम यूएस की बात करते हैं या यूके की बात करते हैं तो वहां पर डिफेंस सेक्रेटरी मतलब डिफेंस मिनिस्टर, बट जो वहां के कह लीजिए सेक्रेटरीज हैं, जो यहां पर हम सेक्रेटरीज कहते हैं, वो जनरली आपको मिलिट्री पर्सनल मिलेंगे, ठीक है, जो मिलिट्री में सर्व करे हैं। तो वो क्यों नहीं हो सकते? दे नो द थिंग्स, दे नो द अपडेटेड टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट आता है आपका अर्बन प्लानिंग, सस्टेनेबल सिटीज। सिंगापुर जैसा छोटा सा देश, ठीक है, उन्होंने इस एग्जैक्टली अगर हम 1960s में सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम को देखेंगे, वो भारत के लगभग थी, ठीक है, भारत के बराबर थी, और वही पर कैपिटा इनकम जो है आज कई गुना ज्यादा हो चुकी है। और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उन्होंने स्पेशलिस्ट
सर्विसेज पे फोकस किया है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है स्पेशलिस्ट ड्राइव रिसर्च इनोवेशन। कोविड-19 की वैक्सीन की मैंने बात करी, बायोटेक्नोलॉजी की बात करी, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो जिसपे की सुपर स्पेशलिस्ट या कह लीजिए स्पेशलिस्ट की हमें जरूरत है। देखिए यहां पर अब बात आएगी कि इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए कुछ लोग चाहिए। अब एक स्पेशलिस्ट है, उसकी प्रमोशन जो है एक सर्टेन लेवल तक लिमिट कर दी जाती है। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के जो ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं उसके बाद भी वो आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं। ये कितनी कह लीजिए आयरॉनिकल बात है कि इंडिया में जो स्पेशलिस्ट अफसर्स हैं वो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। होना चाहिए उल्टा, ये उल्टी गंगा बह रही है। जर्नलिस्ट को स्पेशलिस्ट में आना चाहिए कि हाँ ये एक स्पेशलिस्ट काम है, मेरे पास एक स्पेशलिस्ट स्किल्स है, आई विल डू मच मोर गुड वर्क इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो यहां पर जो है हम देखिए, यहां पर आप ये भी समझना पड़ेगा कि एक सोसाइटी के लेवल पर और देश के लेवल पर ये इस सोच को बदलने की जरूरत है कि हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। हर फील्ड में जो है जब स्पेशलिस्ट आएंगे तो उस फील्ड में जो है इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। दैट इज द थिंग जो कि एक्चुअल में इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बना सकता है। ये है एक प्रधानमंत्री जी की एक वीडियो, प्लीज इसको भी सुनिए। उन्होंने पार्लियामेंट में जो है खड़े होकर ये बात कही थी और ये छोटा सा वीडियो है, छोटा सा क्लिप है, ये सुनना बहुत जरूरी है। और सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने बाबुओं के हाथ में देश दे करके। हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। हम हमारे देश के नौजवानों को जितना ज्यादा अवसर देंगे, मुझे लगता है उसको उतना ही लाभ होने वाला। तो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने आइडियाज को जरूर लिखिए, अपने सजेशंस को जरूर लिखिए। इस पे एक ओपन हेल्दी एकेडमिक डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिस्टम के बारे में, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बहुत ज्यादा शुगर कोट करते हैं, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ओपनली जो है इसके बारे में बात की जाए और किस तरीके से जो स्पेशलिस्ट हैं उनको हर फील्ड में टॉप लेवल्स तक लेके जाया जाए, तभी हम एक मूल चूक परिवर्तन कर सकते हैं। हम देश को एक डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं जर्नलिस्ट के सहारे, क्योंकि जर्नलिस्ट की रिक्वायरमेंट थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब नहीं है। अब यह सिस्टम बदलना चाहिए और इस सिस्टम में एक बहुत भारी परिवर्तन लाने की जरूरत है। लेटरल एंट्री करी गई, पर लेटरल एंट्री को लेकर भी कितना विरोध हुआ सबको पता है। बट यहां पर सिर्फ लेटरल एंट्री की बात नहीं है, इनिशियल लेवल पर ही इसको चेंज करने की जरूरत है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।